ठंड में काली बहू पर सौतन का अत्याचार। आजा मेरी प्यारी बहू, अपने इस ससुराल में अपने शुभ कदम रख कर इस घर में ढेर सारी खुशियां ले आ। मनदीप अपनी दुल्हन खुशी को लेकर अपने छोटे से घर में आता है। मनदीप सोनपुर गांव में अपने इस छोटे से घर में अपनी बूढ़ी माँ हिमानी के साथ सालों से बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिताता आ रहा था। खुशी हिमानी के पति के बचपन की दोस्त हरिया की बेटी थी। दोनों के पिता ने बचपन में ही अपने बच्चों का रिश्ता तय कर दिया था। खुशी दिखने में बहुत काली सांवली थी। अगले दिन सवेरे ठंड का मौसम था। इन दिनों कड़ाके की ठंड से हर किसी का हाल से बेहाल हुए जा रहा था। मनदीप के घर में किसी के पास स्वेटर नहीं था। मनदीप बेटा, ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, तू हम सब के लिए स्वेटर ले आना। माँ, इस समय तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं सेठ जी से थोड़े पैसे मांग कर देखता हूँ, अगर वो देंगी तो मैं स्वेटर ले आऊंगा। खुशी, तुरंत मेरे लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करो, मुझे काम पर जाने में देर हो रही है। खुशी अपने ससुराल में छोटी सी रसोई में जाकर चाय नाश्ता की व्यवस्था करती है। थोड़े समय बाद हमेशा की तरह मनदीप उसी गांव में एक कारखाने में मजदूरी करने चला जाता है। मनदीप को उस कारखाने में एक दिन की मजदूरी 200 रुपए मिलती थी, जिसके चलते मनदीप और उसका परिवार हमेशा गरीबी अवस्था में ही अपना जीवन बिता रहा था। इधर खुशी अपने ससुराल में सफाई कर रही थी। बहू, थोड़ा आराम आराम से काम कर, एक साथ इतना काम करने से तू थक जाएगी बिटिया। माँ जी, मुझे ना बचपन से ही एक साथ काम करने की आदत है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है बहू। तभी खुशी एक संस्कारी बहू की तरह अपने ससुराल में अपने सारे फर्ज निभाती है। कुछ दिन बाद रात में तीनों उस छोटे से घर में ठंड में कांपते हुए बैठे थे। ये ठंड। मनदीप बेटा, मैंने तुझे कब से कहा है कि मुझे एक स्वेटर लाके दे दे। बेटा, इस ठंड में नहीं रहा जा रहा मुझसे। एक तो हमारा ये घर कितना छोटा है, कितनी ठंड लगती है यहाँ। माँ, मैंने बात की थी सेठ जी से, पर वो कह रहे अभी पैसे नहीं है, और रोज जो मेरी कमाई हो रही है वो रोज हमारी जरूरतों में ही खर्च होती जा रही है। पता नहीं कब ये गरीबी हमारा पीछा छोड़ेगी। इसी तरह एक साल का अरसा बीत जाता है। दिसंबर का महीना था। इन दिनों मनदीप कारखाने के काम से कुछ दिनों के लिए शहर आया हुआ था, जो वहीं एक किराए पर मकान में रहने लगा था। एक शाम मनदीप शहर में एक सड़क से पैदल जा रहा था, तभी पीछे से एक कार आती है और मनदीप को उड़ा देती है। इस घटना से मनदीप को बहुत सी चोट लग जाती है। तभी उस घर में से खूबसूरत लड़की रिया बाहर निकलती है। सॉरी जी, कहीं आपको लगी तो नहीं? रिया की खूबसूरती देखकर मनदीप पहली नजर में ही उस पर लट्टू हो जाता है। वाह, क्या खूबसूरत लड़की है ये, एकदम हीरोइन की तरह। ओह माय गॉड, आपको तो बहुत चोट आई है। सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी हसीन खूबसूरत दिलरुबा के हाथ से अगर जान भी चली जाती तो हम खुशी खुशी अपनी जान दे देते जाने मन। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और आंखों ही आंखों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तभी रिया मनदीप को अपने बड़े से घर में ले आती है। रिया शहर में अपने बड़े से घर में अपने अमीर पिता रोहन के साथ रहती है। कुछ महीने पहले ही रिया की माँ एक सड़क दुर्घटना में स्वर्गवासी हो चुकी थी। तभी रिया मनदीप को सारी बात बताती है। मनदीप जी, आप इसी शहर में रहते हो? नहीं, मैं गांव में अपनी माँ और पत्नी के साथ रहता हूँ। तभी अचानक रोहन की तबीयत खराब हो जाती है। उसे हार्ट अटैक आ जाता है। पिताजी, क्या हुआ आपको? मनदीप जी, डॉक्टर को बुलाइए ना। नहीं मनदीप बेटा, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। रिया बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे इस परेशानी में छोड़कर जा रहा हूँ। मुझ पर 5 करोड़ रुपए कर्ज हो चुका है। ये सारी संपत्ति कल बैंक अपने ताबे में ले लेगी। मनदीप बेटा, मेरी रिया से शादी करके इसे अपना लो। मेरे सिवाय इस मेरी बच्ची का दुनिया में कोई अपना नहीं है। इसे अपना ले बेटा, इसे अपना ले। इतना कहते ही रोहन की सांसें और आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। कुछ दिन बाद मनदीप रिया के साथ उसके घर में ही था। एक रात, रिया तो दिखने में काफी खूबसूरत है, एक काम करता हूं, मैं रिया से शादी कर लेता हूं। वैसे भी वो काली कलोटी खुशी कितनी काली है, उसके साथ मेरी जोड़ी जरा भी नहीं जमती।
तभी मनदीप को उसकी पत्नी खुशी का फोन आता है। हेलो मनदीप जी, माँ जी नहीं रही। क्या? माँ नहीं रही? मनदीप खूब रोने लगता है। तभी वो रिया के साथ अपने गांव अपने घर आता है। अगले दिन सवेरे। जी, ये कौन है? ये मेरी होने वाली पत्नी रिया है। ये सुनकर खुशी के होश उड़ जाते हैं। क्या? ये कैसा मजाक है मनदीप जी? मैं आपकी पत्नी हूँ। तो मेरी पत्नी थी, अब नहीं। अब मैं बहुत जल्द रिया से शादी करने वाला हूँ। तो जैसी काली कलोटी के साथ कोई बेवकूफी अपना जीवन बिताएगा। मनदीप जी, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हाँ तो तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारी तरह ही काला निकलेगा। चलो रिया, हम दोनों अभी जाकर शादी कर लेते हैं। मनदीप जी, ऐसा मत कहिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसा मत कहिए मनदीप जी। मनदीप खुशी की एक नहीं सुनता और रिया को लेकर वहां से चला जाता है। ये क्या हो रहा है भगवान जी मेरे जीवन में? एक खुशी आई तो हजारों दुख लेकर आई। अब मैं क्या करूं, किससे कहूं? रात का समय, कड़ाके की ठंड से खुशी का हाल से बेहाल हुआ जा रहा था। तभी मनदीप, रिया दोनों शादी के बंधन में बंधे अपने घर आते हैं और अपने कमरे में जाने लगते हैं। सुनो ये काली कलूटी, तुरंत हमारे लिए कमरे में खाना लेकर आ। मनदीप जी, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? काली कलोटी, इस घर में रहना है ना तो अपनी सौतन के सारे हुक्म तुझे मानने होंगे, वरना लात मारकर तुझे इस घर से निकाल दूंगा, समझी? जा तुरंत हमारे लिए खाना लेकर आ। अपने पति की बातें सुनकर खुशी खूब रोने लगती है। तभी मनदीप रिया को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अगर मैं इस घर से निकल गई तो मैं अपने इस होने वाले बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? नहीं नहीं, मुझे यहीं अपने पति के साथ रहना होगा। तभी ठंड में कांपते हुए खुशी रसोई में आती है और अपने पति और सौतन के लिए खाने की व्यवस्था करने लगती है। तभी थोड़े समय बाद रिया स्वेटर पहने रसोई में आती है। काली कलूटी, इतना समय लगता है क्या खाना बनाने में? जल्दी बना खाना, यहाँ भूख से मेरी हालत खराब होती जा रही है। दाल गर्म हो रही है, थोड़ा समय लगेगा। हे, इतना गुस्सा? तू मनूस काली कलोटी मुझसे इतने गुस्से में बात कर रही है? रुक, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। तभी रिया खुशी का हाथ गरम दाल पे डाल देती है। माँ, मेरा हाथ। खुशी का हाथ गरम दाल में बुरी तरह से जल चुका था और वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी मनदीप वहां आता है। काली कलूटी, आज के बाद मुझसे ऊंची आवाज में बात की ना तो तेरा पूरा ही शरीर जला दूंगी मैं, समझी? तुरंत खाना लेकर आ हमारे लिए। माँ, मेरा हाथ। माँ जी, आप क्यों हमें छोड़कर चली गई? तभी खुशी के हाथ में मोटे मोटे छाले आ जाते हैं। दर्द भरे हाथ लिए खुशी खाना लेकर मनदीप के कमरे में आती है। थोड़े समय बाद, ये सब उठा यहां से खुशी, और वहीं नीचे जाकर सो जाना। मनदीप जी, मैं बाहर कैसे सो सकती हूँ? बाहर कितनी ठंड है। तो तू क्या चाहती है काली कलोटी, कि हम तुझे अपने बीच सुला दें? तभी मनदीप खुशी को धक्का मारकर अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। रिया रोज रोज खुशी पर इसी तरह का अत्याचार जुल्म करने लगी। वो कभी ठंड में उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देती थी तो कभी उसका हाथ गर्म पानी से जला देती थी। खुशी पर इतना अत्याचार देखकर मनदीप रिया को उफ तक नहीं कहती थी। एक दिन मनदीप कारखाने में काम कर रहा था। तभी अचानक उस कारखाने की बड़ी सी लोहे की छत टूटकर नीचे गिर जाती है, जिसमें मनदीप का एक पैर कट जाता है। इस घटना में मनदीप काफी बुरी तरह जख्मी होकर अपाहिज बनकर अपने घर में चारपाई का सहारा बन चुका था। कुछ दिन बाद डॉक्टर मनदीप का चेकअप करता है। मनदीप के कटे पैरों में और जख्मों में पस पड़ चुका था। रिया जी, आपको दिन में 4 बार मनदीप जी के जख्मों पर यह मलहम लगाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मनदीप जी का दूसरा पैर भी काटना पड़ेगा। क्या? मुझे रोज रोज मनदीप जी के इस बुरे सड़े हुए जख्मों पर अपने हाथों से मलहम लगाना होगा? छी, मैं ये सब नहीं करने वाली। रिया, ये क्या बोल रही हो तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हारी पत्नी थी मनदीप जी, अब नहीं हूँ। अब मैं अपना सारा जीवन एक ऐसे अपाहिज इंसान के साथ नहीं बिता सकती। मैं जा रही हूँ मनदीप जी। तभी रिया वहां से चली जाती है। तभी खुशी मलहम लगाती है। मनदीप जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं जिंदगी भर अपने हाथों से आपके जख्मों पर मलहम लगाऊंगी। ये सुनकर मनदीप रोने लगता है। मुझे माफ कर दो खुशी, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मेरी इतनी सेवा कर रही हो। सच में खुशी, तुम ही मेरी असली पत्नी हो। उसके बाद मनदीप को अपनी गलती का एहसास हो गया और फिर खुशी मनदीप की खूब सेवा करने लगी
और अपने पति के साथ अपना जीवन बिताने लगी। इसी तरह एक काली सांवली खुशी को उसका जीवन साथी फिर से वापस मिल गया।